तो वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी का लाला राम स्वरूप के इस चैनल में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो जल्दी से आते हैं इस सब्जेक्ट की ओर। ज़्यादा बड़ा चैप्टर सब्जेक्ट ये है नहीं, सिर्फ इसमें टोटल सेक्शंस की बात कर लेते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि टोटल जो सेक्शंस हैं वो मात्र और मात्र 11 हैं, उसके अलावा कोई सेक्शन नहीं है। नो चैप्टर्स एंड नो स्केड्यूल्स। ठीक है, ये बात याद रखना। चलिए, एक्ट नंबर कौन सा है ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लेता है। एक्ट नंबर 24 है ऑफ 2010 का। ठीक है, अब सीधे सेक्शन के आते हैं। तो 11 सेक्शन है, तो सेक्शन नंबर 1 में आते हैं। तो सेक्शन नंबर 1 क्या कहता है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट। एक्सटेंट तो आप शॉर्ट टाइटल तो यही है, एमपी मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010, ये इसका शॉर्ट टाइटल है। एक्सटेंट है गोल ऑफ एमपी। कमेंस कब हुआ था ये बात इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये याद रख लेना कि इसका फोर्स में ये आया था 29 सितंबर 2010 को। और इसका जो एसेंट होता है, एसेंट ऑफ गवर्नर जो होता है, इसको कब मिला था? 17 अगस्त को लगा, 17 अगस्त 2010 को मिला था। ये दो चीज़ें सेक्शन 1 से याद रखनी है, सिर्फ इतनी इम्पोर्टेंट है, बाकी सेक्शन 1 से कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। सेक्शन 2 हमेशा की तरह ये बात करता है किसकी? डेफिनेशन की। डेफिनेशंस अब मैं सीधे ए बी करके लिखते जाऊंगा, अब आप आगे देखते जाइए। इसमें भी कुछ जो हैं वो डेफिनेशंस इम्पॉर्टेंट हैं, बाकी आप उनको छोड़ भी सकते हैं। एनीवेज, चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है ए, एप्लीकेशन फॉर्म। क्या होता है एप्लीकेशन फॉर्म? क्योंकि गारंटी लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी आपको तब मिलेगी ना जब आप फॉर्म भरोगे। तो फॉर्म क्या होता है? फॉर्म क्या होता है? एप्लीकेशन फॉर्म होता है मीन्स एन एप्लीकेशन विच शैल बी फिल्ड बाय द एप्लीकेंट। बस ये याद रखना कि फिल्ड ऑन डेजिग्नेटेड पोर्टल बाय एप्लीकेंट। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, डी सेकंड नंबर में आती है डीम्ड अप्रूवल। इसको आप सिर्फ इस 2B में डीम्ड अप्रूवल दिया है, वैसे याद रखना। इसमें कुछ नहीं है, बट एक और चीज़ है जो कि याद रख सकते हो कि विदाउट इंटरवेंशन ऑफ एनी पर्सन, जो कि खुद वो जनरेट करता है पोर्टल, उसको डीम्ड अप्रूवल कहते हैं। ठीक है, सी में आती है डेजिग्नेटेड एंटिटी। कौन होगी डेजिग्नेटेड एंटिटी? आपको खुद ही पता होगा ये तो बात। स्टेट गवर्नमेंट जिसको ऑथराइज कर दे, बस इतना याद रखना। डेजिग्नेटेड एंटिटी स्टेट गवर्नमेंट है। डेजिग्नेटेड ऑफिसर, डेजिग्नेटेड ऑफिसर कौन होता है? जो कि सेक्शन 3 में दिया गया है, बस इतना याद रखिएगा। उसके बाद क्या आता है? डेजिग्नेटेड पोर्टल। डेजिग्नेटेड पोर्टल क्या होता है? ये भी सिर्फ डेफिनेशन के हिसाब से ही है, बाकी इसमें कुछ याद करने वाला नहीं। बस ये याद रखना कि 2E में डेजिग्नेटेड पोर्टल दिया गया है। एलिजिबल पर्सन, कौन होता है एलिजिबल पर्सन? एनी पर्सन जो कि उस नौकरी के लिए एलिजिबल है। फर्स्ट अपील ऑफिसर, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। एच में आता है फ्रॉड। सेक्शन
320 ऑफ BNS, पहले IPC दिया था 421, लेकिन अब ये 320 है BNS का। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 17, ये भी याद रखना। प्रिस्क्राइब्ड कोई ज़रूरी नहीं, बस इतना याद रख लेना कहाँ पर दिया है। राइट टू सर्विस, ये पूछ सकता है। राइट टू सर्विस सेक्शन 4 में दिया गया है, ये याद रखना। सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी, सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी कौन होती है? आपने फर्स्ट अपील ऑफिसर देख लिया, अब आप देखेंगे सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी। ये भी आपको सेक्शन 3 में ही डिफाइन की गई है, इतना याद रखना। ये इम्पोर्टेंट है। सर्विस इंक्लूड्स परमिशन, ये याद रखना है, क्वेश्चन बनता है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। इंक्लूड्स परमिशन, और बाकी सेक्शन 3 में डिफाइंड है ये, ठीक है। अब देखिए आप, स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, और एन में दिया गया है सबसे इम्पोर्टेंट, स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट। इसको थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ, ये क्या होता है। स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट मीन्स मैक्सिमम टाइम विद इन विच सर्विस इज टू बी प्रोवाइडेड बाय द डेजिग्नेटेड ऑफिसर, पहला, और द अपील इज टू बी डिसाइडेड बाय द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी एज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 3। स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट के अंदर दो चीज़ें आती है। पहले आती है क्या, मैक्सिमम टाइम लिमिट या पीरियड, जो भी आप कह सकते हो, विद इन विच सर्विस इज टू बी प्रोवाइडेड। दूसरा कहता है अपील टू बी डिसाइडेड बाय फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। बस इतना ही है, इसके बाद कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सीधे सेक्शन नंबर 3 की ओर। तो आप देख सकते हैं ये है अपना सेक्शन 1, ये सेक्शन 2। जल्दी से अपन सेक्शन 3 की तरफ आ जाते हैं। लास्ट में अपन इसको इम्पोर्टेंट की तरह कुछ रिवाइज कर लेंगे। सेक्शन 3 ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें गई। सबसे पहले की गई नोटिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, सबसे पहले। दूसरा क्या कहता है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स के बारे में बताया गया है, कौन होते हैं, क्या होता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर। फर्स्ट अपील ऑफिसर के बारे में बताया गया है। सेकंड अपील अथॉरिटी के बारे में बताया गया है। एंड स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट के बारे में बताया। मतलब आप देखें तो सेक्शन 3 में बहुत सारी चीज़ें बताई गई। पहली बताई गई नोटिफिकेशन ऑफ सर्विस, दूसरे में बताया गया डेजिग्नेटेड ऑफिसर, तीसरे में बताया फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर, सेकंड में बताया, फिर बताया गया है फोर्थ नंबर में सेकंड अपीलेट अथॉरिटी, और फिफ्थ नंबर में बताया गया स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट। मतलब 1, 2, 3, 4 और 5 चीज़ों को डिस्क्राइब करता है सेक्शन नंबर 3। अब अपन लोग इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं कि सेक्शन नंबर 3 बताता क्या है। सेक्शन नंबर 3 कहता है कि द स्टेट गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम नोटिफाई द सर्विसेज, डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स, फर्स्ट अपील अथॉरिटी ऑफिसर्स, सेकंड अपील अथॉरिटी एंड स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट्स टू विच दिस एक्ट शैल अप्लाई। ठीक है। सेकंड क्लॉज क्या कहता है, द स्टेट गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम नोटिफाई सर्विस टू विच प्रोविजंस ऑफ डीम्ड अप्रूवल शैल अप्लाई। ठीक है। तो आप सेक्शन 3 में बस याद रखना कि 5 चीज़ें दी गई हैं। क्या क्या दी गई, नोटिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, फर्स्ट अपील ऑफिसर, सेकंड अपीलेट अथॉरिटी एंड स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट। ठीक है। अब अपन लोग सीधे सेक्शन 4 में आते हैं। सेक्शन 4, सेक्शन 4 क्या कहता है, राइट टू ऑब्टेन सर्विसेज विद इन स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट। ये आपके राइट के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। रिलेटेड टाइम लिमिट,
इसमें बस ये बात रखना कि ये जो है ये शैल है, ये मतलब ये मैंडेटरी प्रोविज़न है कि जो अथॉरिटी है उसको सर्विस देनी ही पड़ेगी। मैंडेटरी प्रोविज़न, मैंडेटरी टू प्रोवाइड सर्विसेज, ये याद रखना आप, ठीक है। बस अब आते हैं सेक्शन 5 की तरफ। सेक्शन 5 क्या कहता है चेक करते हैं, चलिए। सेक्शन 5, प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट। आप देखेंगे लॉ जो होता है वो पूरा एक पोएम की तरह होता है, इट वर्क्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वो एक साथ ही चलता है ना। अभी मैं आपको पूरा एक बार जब रिवाइज कराऊंगा तो आपको पूरा एक इसको ट्रिक्स एंड टिप्स टू रिमेंबर भी बता दूंगा। प्रोवाइडिंग सर्विसेज विद इन स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट, ये क्या है बताइए आप। ये कहता है कि जो एप्लीकेशन आप बनाए हो अपने एप्लीकेशन, वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर को सबमिट करेंगे। सबमिट एप्लीकेशन टू डेजिग्नेटेड ऑफिसर, एक ही क्लॉज है इसमें। अभी पहला क्लॉज 1 पढ़ रहे हैं, सेक्शन 5 क्लॉज 1 पढ़ रहे हैं। सबमिट एप्लीकेशन टू डेजिग्नेटेड ऑफिसर और टू सबऑर्डिनेट, ये एक्नॉलेज होगी। सच एप्लीकेशन शैल बी एक्नॉलेज, और क्या होगा, टाइम स्टार्ट होगा, स्टिपुलेटेड टाइम शैल स्टार्ट यहीं से, टाइम स्टिपुलेटेड शैल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ परमिशन। डेट ऑफ सबमिशन, ठीक है। बस अब इसका क्लॉज नंबर 2, क्लॉज 2 क्या कहता है इसका। क्लॉज 2 कहता है कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर ऑन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 1 shall within the stipulated time limit either provide service or reject the application, and in case of rejection of application shall record the reason in writing and intimate to the applicant। ठीक है, तो मतलब जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है या तो वो प्रोवाइड करेगा ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, डेजिग्नेटेड ऑफिसर इधर प्रोवाइड करेगा प्रोवाइड फॉर सर्विस और रिजेक्ट फॉर सर्विस, और अगर वो रिजेक्ट करता है तो रिकॉर्ड करेगा, शैल रिकॉर्ड रीजंस इन राइटिंग फॉर नॉट अलाउइंग एंड इंटीमेट टू एप्लीकेंट, ठीक है इतना। थर्ड क्लॉज क्या कहता है इसका, इफ डेजिग्नेटेड ऑफिसर फेल्स टू टेक अ डिसीजन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम ऑन द एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर अ सर्विस नोटिफाइड अंडर सबसेक्शन 2 of section 3, then the deemed approval of such service shall be generated by the designated portal. Such deemed approval shall have the same force for the law as the approval duly granted by the designated officer। ठीक बात है, अगर आप फेल होते हो तो ये मान लिया जाएगा कि वो जो डेजिग्नेटेड पोर्टल है उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, इट इज़ डीम्ड टू बी अप्रूव्ड। इसमें कुछ आपको ध्यान रखने की बात नहीं है, बट यहाँ ये बात याद रखना कि जो क्लॉज 3 है इट वाज एडेड इन 2021 अमेंडमेंट से, ठीक है। तो अगर एप्लीकेशन वो फेल होता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर उसको अप्रूव करने में या रिसीव करने में, तो जो इट शैल बी डीम्ड अप्रूवल फॉर सच सर्विस शैल बी जनरेटेड बाय द डेजिग्नेटेड पोर्टल, ठीक है। फोर्थ क्या कहता है कि जो इसमें अप्रूवल जनरेट हुआ है सबसेक्शन 3 में, सबसेक्शन 3 अप्रूवल शैल नॉट अट्रैक्ट सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7, ये अपील से रिलेटेड है, अभी अपन आगे पढ़ेंगे इनको, ठीक है। चलिए ये हो गया। फिफ्थ क्या कहता है, इन केस वेयर द सर्विस वॉज रिसीव्ड बाय फ्रॉडुलेंट एक्ट और सबमिशन ऑफ फॉल्स रेजिडेंशियल शैल रिवोक द सेम विद द इंडिपेंडेंट, ठीक है। फ्रॉड की अगर फ्रॉड
बाय फ्रॉड ऑब्टेन्ड डेजिग्नेटेड ऑफिसर मे रिवोक। ठीक है, अब आ जाइए सेक्शन 6 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से क्वेश्चन बनेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। अपील, अपील क्या होती है, किसके पास होगी, कौन कर सकता है, कितने दिनों तक वैलिड रहेगी, कैसे होगी, ये सब अपन को पढ़ना है, क्योंकि यही एकमात्र चैप्टर है, सेक्शन है जो कि बड़ा है। बाकी इसके बाद 6, 7 और थोड़ी सा 8, यही 2-3 सेक्शन से जो इम्पोर्टेंट हैं और थोड़ी लेंदी हैं, बाकी सब तो छोटे छोटे हैं। तो चलिए सेक्शन 6 पे आते हैं। अपील, अपील कौन सकता है? एनी पर्सन जिसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है या जिसको सर्विस प्रोवाइड नहीं की गई है टाइम लिमिट के अंदर, तो वो अपील कर सकता है। तो क्या कह रहा है? एनी पर्सन और whose एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड। ठीक है, ये लोग कर सकते हैं। कहाँ? विद इन टू द फर्स्ट अपील ऑफिसर। किसको करेंगे? ये क्लॉज 1 चल रहा है, ये क्लॉज 1 चल रहा है। टू द फर्स्ट अपील ऑफिसर, टू फर्स्ट अपील ऑफिसर विद इन, याद रखना कितने, विद इन 30 days। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ रिजेक्शन, फ्रॉम डेट ऑफ रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, 30 days के बाद भी हो सकती है। मे इंटरटेन आफ्टर 30 days इफ प्रूव्ड कि वो सफिशिएंट कॉज था उसके पास कि वो नहीं आ पाया। ठीक है, जो अपीलेट ऑफिसर है, फर्स्ट अपील ऑफिसर है, वो खुद से कॉल फॉर रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है, सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सब क्लॉज 2A देख लीजिए। 2A, 2A ये क्या कहता है? इसको याद रखना कि ये कब जोड़ा गया था। सबसे पहले तो ये 2011 में जोड़ा गया था ये। ठीक है, ये क्या कहता है? ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ द अपील, इफ द फर्स्ट अपील ऑफिसर फाइंड्स दैट द सर्विस वॉज नॉट प्रोवाइडेड बाय द डेजिग्नेटेड ऑफिसर विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम डिस्पाइट द एप्लीकेंट हैविंग फुलफिल्ड ऑल द रिक्वायरमेंट्स, और इफ इन हिज ओपिनियन द एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड विदाउट असाइनिंग सफिशिएंट रीजंस, ही मे रेफरेंस टू द सेकंड अपीलेट अथॉरिटी टू इम्पोज ए पेनल्टी टू ऑन द डेजिग्नेटेड ऑफिसर। 2A क्या कहता है? जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है, फर्स्ट अपील ऑफिसर जो है, ऑन हियरिंग अपील 2 चीज़ें फाइंड आउट करता है। पहली चीज़ क्या फाइंड करता है? कि सर्विस नॉट प्रोवाइडेड। रीजंस तो आपको पता ही होना चाहिए कि भाई स्टिपुलेटेड टाइम में नहीं हुआ, या रिक्वायरमेंट इसकी जो थी इसने पूरी करी थी फिर भी नहीं हुआ। ठीक है, या एप्लीकेशन रिजेक्ट की, रिजेक्टेड विदाउट सफिशिएंट कॉज, सफिशिएंट रीज़न। तो ये जो फर्स्ट अपील अथॉरिटी है, फर्स्ट अपील ऑफिसर जो है, रिफरेंस कर सकता है, रिफरेंस टू सेकंड अपीलेट अथॉरिटी टू इम्पोज पेनल्टी ऑन डेजिग्नेटेड ऑफिसर। ठीक है, ये याद रखना। 2A ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 6 क्लॉज 2A में बताया गया है ये पेनल्टी के लिए, डेजिग्नेटेड ऑफिसर के लिए। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं 3rd में, क्लॉज 3rd। तो जो सेकंड अपील होगी, सेकंड अपील जो होगी अगेंस्ट फर्स्ट अपील शैल बी डिसाइडेड विद इन 60 days। इसको याद रख लेना, बस इतना ही है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसमें भी यही है कि सेकंड अपीलेट अथॉरिटी जो है
अथॉरिटी जो है कॉल फॉर रिकॉर्ड कर सकती है ऑन मोशन, ओन मोशन, कॉल फॉर रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब फोर्थ क्लॉज में, ये थर्ड क्लॉज हो गया, ये इतना ही है। फोर्थ क्लॉज देखते हैं। फोर्थ क्या, द सेकंड अपीलेट अथॉरिटी में ऑर्डर टू द डेजिग्नेटेड ऑफिसर टू प्रोवाइड द सर्विस विद इन सच पीरियड एज में बी स्पेसिफाइड और में रिजेक्ट द अपील अलॉन्ग। फोर्थ का क्लॉज ए ये कहता है, ठीक है। फोर्थ का क्लॉज बी कहता है अलॉन्ग विद द ऑर्डर टू प्रोवाइड सर्विस द सेकंड अपीलेट अथॉरिटी में इम्पोज पेनल्टी अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 7। इतना ही है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। फोर्थ कुछ खास नहीं, सीधे फिफ्थ का ये फिफ्थ के, अच्छा चलो फोर्थ इसलिए पढ़ लो क्योंकि फिफ्थ थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ का क्लॉज बी ही इंपॉर्टेंट है कि क्या कहता है कि अलॉन्ग विथ ऑर्डर सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी में इम्पोज पेनल्टी, ठीक है। अब फिफ्थ क्लॉज देखिए, फिफ्थ क्लॉज क्या कहता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ क्लॉज, इफ द डेजिग्नेटेड ऑफिसर डज नॉट कंप्लाई then the applicant aggrieved for such non-compliance may submit an application directly to the first appeal authority, ठीक है। designated officer does not comply, designated officer not comply with subsection 1 of section 5 with section 5 clause 1, तो क्या करेगा, सबमिट करेगा एग्रीव पर्सन डायरेक्टली टू फर्स्ट पर्सन। तो ये किसके पास जाएगी इसकी कंप्लेंट, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएगी, बस फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर के पास, ये याद रखना, ठीक है। और ये अपील की तरह डिस्पोज होगा, ये ऐसे ही लिख दिया है मैंने, याद रख लेना बस, क्योंकि इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ये फिफ्थ का क्लॉज ए था, फिफ्थ का क्लॉज बी इंपॉर्टेंट है। इफ़ द डेजिग्नेटेड ऑफिसर डज नॉट कंप्लाई द ऑर्डर फॉर प्रोवाइडिंग सच सर्विस अंडर सेक्शन 2 ऑफ क्लॉज 6 फ्रॉम द एप्लीकेंट एग्रीव्ड फ्रॉम सच नॉन कंप्लाइंस मे सबमिट एन एप्लीकेशन डायरेक्टली टू द सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी। अगर नहीं करता है तो डायरेक्टली भी भेज सकता है वो, डायरेक्टली टू सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी, ठीक है। इसका क्लॉज 6 क्या कहता है, सेम पावर्स ऑफ कोर्ट एज CPC, ठीक है। ये हो गया। अब अपन आते हैं सेक्शन 7 में, जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि बताता है पेनल्टी के बारे में। पेनल्टी के बारे में क्या बताता है, वेयर द सेकंड अपीलेट अथॉरिटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैज फेल्ड टू प्रोवाइड सर्विस विदाउट सफिशिएंट एंड रीजनेबल कॉस्ट, then he may impose lump sum penalty which shall not be less than 500 rupees and not more than 5000 rupees। तो सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी, यहाँ पर आप देखना कि कौन किसके ऊपर इम्पोज कर सकता है और कितना कर सकता है। तो सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी जो है, सेकेंड अपीलेट, इसका क्लॉज 1 पढ़ रहा हूँ मैं, क्लॉज 1 का ए, सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी किसके ऊपर इम्पोज कर सकती है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर के ऊपर। कितना कर सकती है, नॉट लेस देन 500 रुपये एंड नॉट मोर देन 5000 रुपये, ठीक है। इसका क्लॉज बी क्या कहता है, where the second appellate authority is of the opinion that the designated officer has caused delay in providing the service, then he may impose a penalty at the rate of 250 रुपये per day for such delay it shall not exceed for more than 5000 रुपये। मतलब यहाँ पर क्या हुआ था, फेल्ड टू प्रोवाइड सर्विस था। पेनल्टी जो है, ये पहली क्लॉज है जो ये फेल्ड टू प्रोवाइड सर्विस, ठीक है। और जो इसका क्लॉज बी कहता है, ये कहता है डिले टू प्रोवाइड सर्विस के लिए। तो इसमें भी क्या ही होगा, सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी डेजिग्नेटेड ऑफिसर के लिए अगेंस्ट में 250 रुपये पर दिन के हिसाब, 250 रुपये पर डे के हिसाब से डिले होता है, नॉट एक्सीड 5000 रुपये, 5000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है।
प्रोवाइडेड दैट द डेजिग्नेटेड शैल गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग आईडी, ये सब तो तुमको पता ही है, ठीक है। सेकंड क्लॉज क्या कहता है, वेयर द सेकंड अपीलेट अथॉरिटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट द फर्स्ट अपील हैज़ फेल्ड है टू डिसाइड द अपील विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट विद इन एनी सफिशिएंट रीजन ही मे इम्पोज अ पेनल्टी, ये ठीक है। अब इसका ये तो अभी डेजिग्नेटेड ऑफिसर के लिए था, अब ये क्या है, सेकंड अपीलेट अथॉरिटी किसके लिए, फर्स्ट अपील के लिए, फर्स्ट अपील के लिए है ना, कितना कर सकती है, इम्पोज अ पेनल्टी ऑन फर्स्ट अपील ऑफिसर, फर्स्ट अपील ऑफिसर के ऊपर, कितना कर सकती है ये कर सकती है 500 रुपये, नॉट लेस देन 500, नॉट मोर देन 5000, बस। इसमें भी इनको रीजनेबल वो दिया जाएगा ऑफ बीइंग हर्ट। इसका क्लॉज ये क्या कहता है कि जो सेकंड अपीलेट अथॉरिटी है कह सकती है कि इसको कंपेंसेशन की तरह दिया जाएगा, ठीक है, बस इतना ही याद रखना। इसमें फोर्थ में सेकंड अपीलेट अथॉरिटी जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन के बारे में बात कर रही है, बस इतना याद रखना इसके बारे में। सेक्शन 4 में इतनी बात हुई है। अब क्लॉज 5 है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए। इफ़ द अपीलेंट इज़ नॉट सेटिस्फाइड with the penalty imposed if by the second appellate authority, he may make an application in this regard to the officer nominated by the state government under section 8। अगर अपीलेंट जो है वो पेनल्टी जिसके ऊपर अपीलेंट अनसेटिस्फाइड विथ सेकेंड APP अपीलेट अथॉरिटी, तो SG के द्वारा जो अपॉइंटेड है डेजिग्नेटेड नॉमिनेटेड ऑफिसर उसको करेगी ये नॉमिनेटेड ऑफिसर, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड होता है ये। 5th का B क्लॉज क्या कहता है इसका, नॉमिनेटेड ऑफिसर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू फर्स्ट अपील ऑफिसर और डेजिग्नेटेड ऑफिसर इम्पोज अ पेनल्टी एस केस में इम्पोज अ पेनल्टी विच में एक्सटेंड टू 5000 रुपीज़ इंक्लूड अ पेनल्टी अर्लियर इम्पोज्ड इफ एनी रिकमेंडेड एक्शन अगेंस्ट द ऑफिसर कंसर्न प्रोवाइड नॉमिनेशन फॉर एडिक्वेट रीजन मेंशन, ठीक है। सेटल इज इम्पोज्ड इन एडिक्वेट रीजन फॉर, ठीक है। तो क्या कह रहा है 5th, क्या कह रहा है, नॉमिनेटेड ऑफिसर में आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द फर्स्ट अपील ऑफिसर और द डेजिग्नेट एज द केस में इम्पोज अ पेनल्टी विच में एक्सटेंड टू 5000 रुपीज़ इंक्लूडिंग द पेनल्टी अर्लियर इम्पोज्ड इफ एनी रिकमेंड डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द ऑफिसर कंसर्न। तो ये जो है ये 5000 रुपये तक का दंड दे सकता है कौन, नॉमिनेटेड ऑफिसर। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा क्या है मेरे को आपको समझाने के लिए ना, थोड़ा इसको पढ़ के और फिर उसको आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक छोटे छोटे टुकड़ों में बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो उसको मैं खुद ही पढ़ता हूँ और फिर बताता हूँ, बट ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो नॉमिनेटेड ऑफिसर होगा वो फर्स्ट अपील ऑफिसर का जो होगा, फर्स्ट अपील ऑफिसर होगा, और या जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा उसके ऊपर इम्पोज कर सकता है 5000 रुपये तक की पेनल्टी, ठीक है, या डिसिप्लिनरी एक्शन है, ठीक है। सी क्या कहता है कि नॉमिनेटेड ऑफिसर जो है वो सेकंड अपीलेट अथॉरिटी के ऊपर भी 5000 रुपये तक का दंड लगा सकता है, बस इतना ही है इसमें, ठीक है। अब आ जाओ सेक्शन 8 में, ये भी इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ यही 3 सेक्शन है, रिव्यू, अब सबसे पहले है अपील, है ना, उसके बाद पेनल्टी और उसके बाद है रिवीजन। तो अभी अपन आ गए रिवीजन में, ये कहाँ होगा कैसे होगा आपको सब मैं पढ़ के बताता हूँ। डेजिग्नेटेड ऑफिसर और फर्स्ट अपील ऑफिसर एग्रीव्ड बाय ऑर्डर ऑफ, किससे होंगे दोनों, एग्रीव्ड बाय सेकंड अपीलेट अथॉरिटी, रिवीजन कर सकते हैं विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, ठीक है, और आफ्टर 60 days भी हो सकता है ये,
ठीक है, अगर सफिशिएंट रीजंस है तो इनके पास, तो ठीक है। किसके पास करेंगे, लेकिन ये भी तो इम्पोर्टेंट है, ऑफिसर नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, बस इतना ही है, बस इतना ही, और कुछ भी नहीं। अब आएगा सेक्शन 8A। कब जोड़ा था ये आप बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब हम आएंगे रिव्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ नॉमिनेटेड ऑफिसर, ठीक है। ये क्या कहता है कि द सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी एग्रीव्ड बाय एनी ऑर्डर पास्ड अंडर क्लॉज C ऑफ सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 7 में मेक एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू टू द विद इन 60 डेज, ठीक है। 60 डेज़ के अंदर भी कर सकता है। कौन करेगा ये जो रिव्यू करेगा, ये सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी करेगी, ये बस याद रखना, इसकी जो मेन अथॉरिटी है इस सेक्शन की। और कौन कितने कर सकते हैं, विद इन 60 डेज, 60 डेज, विद इन 60 डेज़ कर सकता है, ठीक है। 60 डेज़ के बाद भी कर सकता है, वो आपको पता है ना, उसमें कुछ ऐसा है नहीं, एक्सटेंड हो जाएगा वो, प्लस कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये देखो बढ़ सकता है ये, ठीक है। ये 2011 में जोड़ा गया था, ये क्या ही बताओगे कमेंट में, मैं ही बता दे रहा हूँ। सेक्शन 9, अब छोटे छोटे ही हैं, बचे ही नहीं, मतलब प्रोटेक्शन टेकन इन गुड फेथ, कोई सूट प्रोसीडिंग प्रोसिक्यूशन अदर लीगल कुछ नहीं चालू होगा। सेक्शन 10, पावर टू मेक रूल्स, SG करेगा इसको, स्टेट गवर्नमेंट ही करेगा इसको। एंड सेक्शन 11, पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज़ में स्टेट गवर्नमेंट ही आएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही था जो कि हमको पढ़ना का था। अब जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। मैं एक हाइलाइटर ओपन कर लेता हूँ, तो मैं आपको दिखा दूँगा कि कौन कौन से कुछ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये याद रखना, एक्ट नंबर 24, ठीक है। शॉर्ट टाइटल है इसका, मध्य प्रदेश लोक सेवाओं की गारंटी प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 एक्सटेंट होता है वोल ऑफ मध्य प्रदेश। इसको गवर्नर का एसेंट मिला था 17 अगस्त 2010 को, और ये लागू हुआ था 29 सितंबर 2010 को। ये बात याद रखना। डेफिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, एप्लीकेशन फॉर्म सबसे इम्पोर्टेंट है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 2A में दिया गया है। उसके बाद आता है सबसे पहले तो हम सेक्शन 2 डेफिनेशन पढ़ते हैं। सेक्शन 2 डेफिनेशन के बाद सेक्शन 2A में दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म क्या है? एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब होता है मीन्स एन एप्लीकेशन विच शैल बी फाइल्ड ऑन डेजिग्नेटेड पोर्टल बाय द एप्लीकेंट। मतलब डेजिग्नेटेड पोर्टल बाय डीम्ड अप्रूवल क्या होता है? विदाउट इंटरवेंशन ऑफ एनी पर्सन। डीम्ड अप्रूवल तभी माना जाएगा अगर कोई इसमें इंटरवेंशन हो गया तो नहीं माना जाएगा। डेजिग्नेटेड एंटिटी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती है। डेजिग्नेटेड ऑफिसर सेक्शन 3 में डिफाइन किया है। सेक्शन 3 में 5 चीज़ें डिफाइन की गई हैं, उसमें से एक है डेजिग्नेटेड ऑफिसर। डेजिग्नेटेड पोर्टल जो होता है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे छोड़ दीजिए। डेजिग्नेटेड पोर्टल के बाद आता है एलिजिबल पर्सन। एलिजिबल पर्सन मतलब एनी पर्सन एलिजिबल फॉर रिसीविंग एनी सर्विसेज, ठीक है। फर्स्ट अपील ऑफिसर आता है, ये का सेक्शन 3 में दिया गया है फर्स्ट अपील ऑफिसर, ठीक है। फ्रॉड सेक्शन 320 BNS में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 17 में बताया गया है। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब आपको पता ही होगा। सेक्शन 2 क्लॉज J में बताया गया राइट टू सर्विस, जो कि सेक्शन 4 में बताया गया है। उसके बाद 2 क्लॉज K में बताया गया है सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी, मतलब वो ऑफिसर जो कि नॉमिनेटेड हो नोटिफाइड होगा अंडर सेक्शन 3। फिर आती है सर्विसेज जो कि इंक्लूड करती है परमिशन को, इम्पॉर्टेंट है इसलिए याद रखना। स्टेट गवर्नमेंट आपको पता ही है। उसके बाद आता है स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट। स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट के अंदर 2 चीज़ें आती हैं। मैक्सिमम टाइम विद इन विच सर्विस इज टू बी प्रोवाइडेड, सेकेंड में आती है मैक्सिमम टाइम विद इन विच अपील इज टू बी डिसाइडेड बाय द फर्स्ट अपील ऑफिसर, ठीक है। ये 4 चीज़ हो गई। अब आते हैं अपन सीधे सेक्शन में, डेफिनेशंस खत्म हो गई। सेक्शन 3 कहता है नोटिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, फर्स्ट अपील ऑफिसर, सेकंड अपीलेट अथॉरिटी और स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट। सेक्शन 4 बताता है राइट टू ऑब्टेन सर्विसेज विद इन स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट। ये जो है ये मैंडेटरी है, ठीक है, टू प्रोवाइड सर्विसेज। सेक्शन 5 प्रोवाइडिंग सर्विस इन स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट।
इस सेक्शन को अपन ध्यान से पढ़ेंगे। इस सेक्शन में सबसे पहले जो है क्लॉज 1, उसमें बताया गया है कि सबमिट की जाएगी एप्लीकेशन डेजिग्नेटेड ऑफिसर को या उसके सबऑर्डिनेट को। सच एप्लीकेशन जब वो सबमिट की जाएगी तो वो एक्नॉलेज की जाएगी उनके द्वारा, और इस स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट के अंदर जो है वो स्टार्ट किया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ द सबमिशन। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सेक्शन 2 ये रिजेक्शन के बारे में बात करता है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन सेक्शन 5 क्लॉज 2 का जो है ये रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन की बात करता है। क्या कहता है? ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है वो 2 चीज़ें करेगा, या तो सर्विस प्रोवाइड कर देगा या तो रिजेक्ट कर देगा, और अगर रिजेक्ट करते हैं तो शेल रिकॉर्ड इन राइटिंग एंड इंटीमेट टू द एप्लीकेंट। ठीक है, सेक्शन जो क्लॉज 3 है ये जोड़ा गया था 2021 के अमेंडमेंट से। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रखने लायक है नहीं चीज़, इसलिए मैंने इसको इतना इम्प्रूव किया नहीं है, फिर भी आप इसको एक बार पढ़ के जाना। सेक्शन 4 क्या कहते हैं? सब क्लॉज 4 क्या कहता है कि जो सब सेक्शन 3 है ना, अप्रूवल जो ग्रांट किया गया है उस वो सेक्शन 6 और सेक्शन 7 उस पर लागू नहीं होंगे, शैल नॉट अट्रैक्ट। ठीक है, और अगर कोई बाय फ्रॉड ऑब्टेन किया गया है तो उसको क्या है, रिवोक किया जाएगा, रिवोक कर लिए देंगे उसको, ऐसी सर्विस को। उसके बाद आती है क्या, उसके बाद अपना आता है सेक्शन 6, उसमें अपील बताई गई है। ठीक है, अपील कौन करेगा? कोई भी पर्सन होगा जो एग्रीव्ड होगा या तो जिसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया होगा। किसको करेगा? फर्स्ट अपील ऑफिसर को करेगा, विद इन 30 डेज करेगा। कब करेगा? फ्रॉम द डेट ऑफ द रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, 30 दिन के बाद भी ये अप्रूव हो एंटरटेन की जा सकती है। फर्स्ट अपील ऑफिसर जो होगा वो कॉल फॉर रिकॉर्ड कर सकता है ओन मोशन के थ्रू। 2A जो है ये 2011 में जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? इफ़ द फर्स्ट अपील ऑफिसर फाइंड्स दैट द सर्विस वॉज नॉट प्रोवाइडेड बाय द डेजिग्नेटेड ऑफिसर। ठीक है, सर्विस नॉट प्रोवाइडेड और एप्लीकेशन रिजेक्टेड विदाउट सफिशिएंट रीजन, तो जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है वो रेफरेंस करेगा सेकंड अपीलेट अथॉरिटी को कि इम्पोज करेगा पेनल्टी डेजिग्नेटेड ऑफिसर या उसके सबऑर्डिनेट के ऊपर। ठीक है, क्लॉज 3 क्या कहता है कि जो सेकंड अपील है फर्स्ट अपील के अगेंस्ट में वो 60 दिन के अंदर हो सकती है। ठीक है, और जो सेकंड है वो ओन मोशन फॉर रिकॉर्ड्स करेगा, 60 डेज यहाँ पे रखना। सेकंड फर्स्ट अपील 30 डेज, सेकंड अपील 60 डेज। ठीक है, अलॉन्ग विद द ऑर्डर सेकंड अपील अथॉरिटी में इम्पोज पेनल्टी भी इम्पोज कर सकती है। क्लॉज 4A कहता है। क्लॉज 4-5 क्या 4B क्या कहता है कि अलॉन्ग विद इम्पोज पेनल्टी कर सकती है। 5A इंपॉर्टेंट है। 5A क्या कहता है कि डज नॉट, अगर कोई भी है जो कि कंप्लाई नहीं करता है एप्लीकेंट के ऑर्डर्स को जो कि फर्स्ट अपील अथॉरिटी के द्वारा, वो डायरेक्टली उसको सबमिट कर सकता है। ठीक है, 5A में ये बताया गया है। डायरेक्टली सेकंड अपीलेट अथॉरिटी को कर सकता है, और इसमें जो रूल्स होंगे एप्लीकेशन प्रोटेक्शन और इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट के लिए, समन्स के लिए जो भी है वो सब CPC के अनुसार ही होगा। सेक्शन 7 पेनल्टी भी इसमें 2 प्रकार की गई है। अगर फेल टू प्रोवाइड सर्विस है तो जो सेकंड अपीलेट अथॉरिटी है वो डिजिग्नेटेड ऑफिसर के ऊपर नॉट लेस देन 500 एंड नॉट मोर देन 5000। अगर डिले इन सर्विस प्रोवाइडेड है तो सेकंड अपीलेट अथॉरिटी डेजिग्नेटेड ऑफिसर को 250 रुपये देने के हिसाब से 5000 रुपये तक का पेनल्टी इम्पोज कर सकती है। और फिर सेकंड क्लॉज क्या कहता है कि वेयर सेकंड अपीलेट अथॉरिटीज ऑफ द ओपिनियन दैट फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी फेल टू डिसाइड द एप्लीकेशन, तो उसमें क्या होगा? 500 से लेके 5000 रुपये तक का होगा। ठीक है, थर्ड है सेकंड अपीलेट अथॉरिटी कंपेंसेशन की बात करती है। इसमें कंपेंसेशन पैसा जो निकलेगा कंपेंसेशन के तौर पे दे दिया जाएगा। ठीक है, फोर्थ में बताया गया डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए वो बोल सकती है सेकंड अपीलेट अथॉरिटी। फिफ्थ में अपीलेंट अगर अनसेटिस्फाइड है तो वो नॉमिनेटेड ऑफिसर के पास अपील कर सकता है। अगर अपीलेंट सेकंड अपीलेट अथॉरिटी के भी ऑर्डर से अनसेटिस्फाइड है तो नॉमिनेटेड ऑफिसर के पास जाएगा। नॉमिनेटेड ऑफिसर अगर देखता है कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी अपील ऑफिसर और डेजिग्नेटेड ऑफिसर ने कोई गलती की है तो 5000 रुपये तक का दंड, और अगर सेकंड ऑफेंस हो तो भी 5000 रुपये तक का दंड। रिवीजन क्या होता है? अगर डेजिग्नेटेड ऑफिसर और फर्स्ट एप्लीकेंट ऑफिसर एग्रीव्ड हैं सेकंड अपीलेट ऑफिसर, तो सेकंड अपीलेट ऑफिसर जो है सेकंड अपीलेट अथॉरिटी से तो रिवीजन लगा सकते हैं 60 डेज़ के अंदर पे। ठीक है, उसके बाद रिव्यू ऑफ ऑर्डर रेमिनेटेड बाई ऑर्डर नॉमिनेटेड, तो सेकंड अपीलेट अथॉरिटी अगर ये नॉमिनेटेड ऑफिसर के उसमें होगा तो 60 डेज़ के अंदर में एप्लीकेशन लगा सकता है। 2011 में जोड़ा है।
ये इसके बाद के जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11, प्रोटेक्शन इन गुड फेथ, प्रोटेक्शन टू मेक रूल्स, पावर टू मेक रूल्स और पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, मैं ये आप आशा करता हूँ मैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मैंने जितनी भी थी वो सब मैंने समझा दी हैं। बाकी इसका मैं आपको PDF चाहिए होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको डायरेक्टली सेंड कर दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल।